चैप्टर का नाम है स्मॉल बिजनेस। स्मॉल बिजनेस चैप्टर का मेन 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है पढ़ने के लिए कि स्मॉल बिजनेस कंसेप्ट कहाँ से आया, गवर्नमेंट किसको स्मॉल बिजनेस मानता है, और कुछ अदर छोटा मोटा टॉपिक। क्या हेल्प करता है गवर्नमेंट स्मॉल बिजनेस को इंडिया में डेवलपमेंट के लिए, क्या उसके लिए लॉ बना हुआ है। तो स्टार्टिंग में एक छोटा सा पॉइंट है पहले कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट होता क्या है। गवर्नमेंट चाहता है कि स्मॉल लोग बिजनेसमैन बने। तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है, उसका फीचर्स क्या है और उसका आज की दुनिया में इंडिया में जरूरत क्या है। तो सबसे पहले समझाया एंटरप्रेन्योर कौन है। वो इंसान जो वो एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, वो प्रोसेस ऑफ डूइंग एन इनोवेटिव बिजनेस। और एंटरप्राइज मतलब वो जो बिजनेस है जो स्टार्ट होता है, तो बिजनेस को बोलते हैं एंटरप्राइज। वो इंसान जो एंटरप्रेन्योरशिप करे वो एंटरप्रेन्योर, और ये पूरे काम को करने के प्रोसेस को बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु सीक्स एन एंटरप्राइज, मतलब एक बिजनेस स्टार्ट करता है कुछ क्रिएटिंग करने के लिए, गुड्स या फिर सर्विस जो लोगों में हैप्पीनेस लाए, जॉय लाए, कंफर्ट लाए या पीस लाए। सर ये एंटरप्रेन्योरशिप और नॉर्मल बिजनेस में क्या डिफरेंस है, तो यही पहले समझना जरूरी है कि एंटरप्रेन्योरशिप है क्या। तो देखो यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब लिखा होगा, एक मिनट रुको। एक मिनट। तो देखो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है। एंटरप्रेन्योरशिप आज की डेट में देश का ग्रोथ और सोशल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टार्टिंग में फालतू का ज्ञानबाजी दी है। यहां पे आपके बुक में कोई वैसे डेफिनेशन दिया नहीं है एंटरप्रेन्योरशिप का, चलो मैं ही बताता हूं। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है, जो किसी वो बिजनेस का प्रोसेस जिसमें आप किसी अपॉर्चुनिटी को या कोई चैलेंज को कन्वर्ट करते हो इनटू अ बिजनेस। तो सर यही तो नॉर्मल बिजनेस सेटअप हुआ। यहां आप कुछ इनोवेटिव कर रहे हो, यहां पे आप कुछ अलग कर रहे हो, समथिंग नया ही कुछ प्रोडक्ट बना रहे हो या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को कुछ नए प्रोसेस में कन्वर्ट कर रहे हो। यही है एंटरप्रेन्योरशिप। कुछ चेंज लाना चाहते हो आप सोसाइटी में, ऐसा आप एक वेंचर सेटअप कर रहे हो। तो वो जो है सेटअप किया जाए उसको एंटरप्राइज बोलते हैं, उस प्रोसेस को एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। और एंटरप्रेन्योर हो गया वो आदमी जो ये सब नया सेटअप करेगा। तो आज की डेट में जो एंटरप्रेन्योरशिप का जरूरत क्यों है, यहां पे पॉइंट ये भी बना, नीड क्या है उसका। तो यहां पे एंटरप्रेन्योरशिप का जरूरत है क्योंकि दुनिया को सब्स्टिट्यूट गुड्स का जरूरत है। तो कुछ इनोवेटिव, कुछ नया, कुछ अलग प्रोडक्ट डेवलप करना बहुत जरूरी है। उससे देश का वेल्थ बढ़ता है, कंज्यूमर गुड्स क्रिएट होते हैं क्योंकि एंटरप्रेन्योर नया नया टाइप का गुड्स क्रिएट करते हैं। तो और आपका कंज्यूमर गुड्स क्रिएट होता है क्योंकि दुनिया में डिमांड बढ़ रहा है गुड्स का, पब्लिक पॉपुलेशन बढ़ रहा है इसलिए डिमांड बढ़ रहा है। तो कुछ अलग अलग वेरायटी के कंज्यूमर गुड्स आने बहुत जरूरी है। और देश में ये छोटे छोटे नए टाइप के इनोवेटिव बिजनेस ही डॉलर पाउंड में कमाई लाते हैं, तो उससे फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता है। तो ऑल द अबव मेंशन रिक्वायरमेंट्स कैन बी मेड बी मोर एंटरप्रेन्योर। जितने ज्यादा एंटरप्रेन्योर आएंगे उतना ज्यादा ये सब रिक्वायरमेंट पूरा होगा देश का, क्योंकि एंटरप्रेन्योर रिस्क लेता है, अपना पैसा लगाता है एक नया वेंचर लॉन्च करने में, नया प्रोडक्ट लॉन्च करने में, नया मार्केट डेवलप करने में, नया टेक्नोलॉजी लाने में। इसलिए मैंने कहा था एंटरप्रेन्योरशिप माने कुछ क्रिएटिव या इनोवेटिव बिजनेस लाने का बात। तो ये तो यहाँ पे देखो आपको समझाया इससे क्या फायदा होगा। सर देश का लाइफलाइन है एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब नया नया बिजनेस आएगा वो देश के लिए लाइफलाइन है। यूएस, यूके, चाइना यही सब चीजों से ग्रोथ की है। आपको इनोवेशन लाएगा, नया मार्केट डेवलप करेगा, नया टेक्नोलॉजी डेवलप करेगा, नया प्रोडक्ट डेवलप करेगा या फिर नया मेथड डेवलप करेगा। देखो प्रोडक्ट वही यूज करने का नया मेथड, या फिर नया प्रोडक्ट लाने का बात, या फिर नया वे में मार्केटिंग करने का बात। आजकल सोशल मीडिया मार्केटिंग होता है, वो भी इनोवेटिव बात हो रहा है। नया नया टेक्नोलॉजी यूज करने का बात। तो यही इससे आपका देश में इनोवेशन आएगा, तो इसका ये भी एक एडवांटेज है। इकोनॉमी का ग्रोथ होगा,
नया नया बिजनेस डेवलप होगा तो इंडिया को कमाई होगा, इंडिया का बिजनेस लार्ज होगा तो ग्रोथ आएगा, प्रॉफिट्स बढ़ेंगे देश में, रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगा। जो नया एंटरप्रेन्योरशिप चालू कर रहा है उसको तो बिजनेस करने मिला ही एक नया, उसको तो कमाई बढ़ाई, उसको तो एक काम मिला ही, उसके चक्कर में कई लोगों को जॉब मिलेगा, सोसाइटी को बेनिफिट होगा जब गुड क्वालिटी का नया नया इनोवेटिव प्रोडक्ट आएगा, वैरायटी मिलेगा आपको, एज ए चॉइस मिलेगा, बैकवर्ड एरिया का डेवलपमेंट हो जाएगा उससे। एंटरप्रेन्योरशिप करने का प्रोसेस क्या है, कैसे करें? सबसे पहले आपका स्ट्रेंथ क्या है और आपका वीकनेस क्या है वो आपको सबसे पहले डिस्कवर करना पड़ेगा, सेल्फ डिस्कवरी। तुम क्या चीज में बेटर हो, तुम क्या चीज में कमजोर हो, वो समझना पड़ेगा पहले। तुम क्या टाइप का काम करने में मजा लोगे, एंजॉय करोगे। अब जो काम तुम करने का सोच रहे हो उसमें क्या कोई अपॉर्चुनिटी है क्या? मतलब लोगों का नीड, वांट एंड प्रॉब्लम को समझो और उसमें अपना अपॉर्चुनिटी ढूंढो। देखो ये दुनिया का टैगलाइन है, किसी का जरूरत तुम्हारा बिजनेस है। तुम अगर वो किसी का जरूरत क्या है वो समझ पाए, तुम्हारा बिजनेस अपने आप डेवलप हो जाएगा। अब आइडिया जनरेट करो, उस आइडिया को इवेलुएट करो, क्या है वो आइडिया पॉसिबल है? इसको बोलते हैं फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी मतलब क्या टेक्निकली वो काम पॉसिबल है, क्या उसमें इकोनॉमिकली की पॉसिबल है, क्या उसमें प्रॉफिट का स्कोप है। मैंने प्लान किया है कि मैं चांद के ऊपर एक चाय की टपरी लगाऊंगा, शायद ना तो टेक्निकली पॉसिबल है, ना इकोनॉमिकली, और ना ही आपका इसमें कोई प्रॉफिट होगा। तो मैंने आइडिया तो जनरेट किया लेकिन उसको इवेलुएट किया तो पता चला ये करने लायक नहीं है। तो ये इवेलुएशन करना कि क्या ये करने लायक है, दैट इज इवेलुएशन ऑफ आइडिया या जनरेटिंग ऑफ एन आइडिया। अब प्लान बनाओ, रिसर्च करो उसमें क्या क्या लगेगा, कितना कॉस्ट पड़ेगा, कैसे काम होगा, कहाँ से उसका रॉ मटेरियल मिलेगा, कहाँ से लेबर मिलेगा, कहाँ से मशीन मिलेगा उसका, मतलब अपना बिजनेस प्लान और स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। तो पहला स्टेप खुद के बारे में पता करना, मेरा किसमें एंजॉयमेंट है, मेरा क्या वीकनेस है, मेरा क्या स्ट्रेंथ है। अब जो पब्लिक का डिमांड वांट है और जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या उसमें कोई अपॉर्चुनिटी है बिजनेस करने का? अगर है तो वो आइडिया को जनरेट करना और इवेलुएट करना। अब उस आइडिया को इवेलुएट कर लिए कि ये करने लायक है, तो फिर उसके लिए क्या क्या लगेगा, कहाँ मिलेगा, वो सब प्लानिंग करना। अब पैसा रेज करो, लोगों को समझाओ तुम्हारा आइडिया और लोगों को पार्टनर बनाओ और पैसा जनरेट करो। अब बिजनेस को स्टार्टअप कर दो, ग्रोथ लाओ और कमाई करो, हार्वेस्ट करो, माने रिवॉर्ड लो, कमाओ। तो ये सब हो गया एंटरप्रेन्योरशिप, उसका नीड। अब एक टॉपिक है स्टार्टअप इंडिया स्कीम। यह वर्ड अभी बहुत चलता है। यह हमारा करंट गवर्नमेंट जो है, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, उसने 15 अगस्त 2015 में इसको लॉन्च किया था, फर्स्ट टाइम अनाउंस किया था ऐसा कोई स्कीम। ये यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। स्टार्टअप इंडिया क्या है? एक ऐसा एक्शन प्लान टू डेवलप इकोसिस्टम टू प्रमोट एंड नर्चर द एंटरप्रेन्योरशिप। गवर्नमेंट चाहता है देश में छोटे छोटे लोग नया नया बिजनेस करें, लेकिन गवर्नमेंट को यह भी पता है कि कई लोगों को छोटा मोटा आइडिया तो है लेकिन उसको डेवलप कैसे करें वो नहीं आता, पैसा कहाँ से मिलेगा, पैसा मिलता नहीं है, आइडिया को और बेटर कैसे करें। तो ये सब के लिए गवर्नमेंट को लगा कि कुछ प्रॉपर प्लानिंग लाने का दरकार है। तो स्टार्टअप इंडिया इज एन एक्शन प्लान टू डेवलप द इकोसिस्टम। तो यहां पे गवर्नमेंट ने प्लान लॉन्च किया 2015 में। तो पहले तो स्टार्टअप का मतलब क्या है? तो गवर्नमेंट चाहता है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां खुले, ऐसी बहुत सारी, या फिर पार्टनरशिप हो या एलएलपी हो, 3 फॉर्मेट है बिजनेस का जो अलाउ किया गया, या फिर सोल प्रोप्राइटर जो कि इंडिया में रजिस्टर करेंगे अंडर स्टार्टअप स्कीम। किनको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन अलाउड होगा? 2 मेन कंडीशन है, तब आप एज ए स्टार्टअप बिजनेस इंडिया रजिस्टर कर सकते हो। पहला बात तो आपका बिजनेस 5 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, और दूसरा बात आपका एनुअल टर्नओवर यानी सेल लेस देन 25 करोड़ होना चाहिए। अगर आप ये 2 मेन क्राइटेरिया फुलफिल करो, तीसरा क्राइटेरिया है आप कुछ इनोवेटिव या इन्वेंशन का बिजनेस करो, मतलब कोई नया प्रोडक्ट ला रहे हो या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का नया यूज ला रहे हो, नया टेक्नोलॉजी ला रहे हो यूज करने का, या नया मेथड डेवलप कर रहे हो तो भी चलेगा। तो 5 साल से ज्यादा पुराना बिजनेस नहीं हो और 25 करोड़ से कम का टर्नओवर हो तो आप स्टार्टअप स्कीम में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यह कोई पुराना बिजनेस से ब्रेकअप होके नहीं होना चाहिए, स्प्लिट अप बिजनेस नहीं होना चाहिए।
मतलब मेरा मान लो पहले एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी था, मैंने उसको ब्रेक करके एक नया कंपनी बना दिया और उसको मैं स्टार्टअप में रजिस्टर करने जा रहा हूँ, नॉट अलाउड, क्योंकि वो ऑलरेडी एक पुराने बिजनेस से ब्रेकअप होके बन रहा है, स्प्लिट अप होके बन रहा है, वो अलाउड नहीं होगा। नया बिजनेस होना चाहिए एकदम, मतलब 5 साल से ज्यादा पुराना कभी था ही नहीं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टअप के लिए बहुत सारी स्कीमें लेकर आ रही है। क्या? पहला बात बोला आपको सर्टिफिकेट के लिए ज्यादा इंस्पेक्शन का दरकार नहीं है, नो इंस्पेक्शन। अंडर द स्कीम नो इंस्पेक्शन वुड बी कैरिड आउट एट स्टार्टअप फॉर 3 years रिगार्डिंग लेबर लॉ। पहले 3 साल तक तुम्हारे ऊपर लेबर लॉ को लेकर बार बार इंस्पेक्शन नहीं आएगा। तुमसे सेल्फ सर्टिफिकेशन दे दो, खुद सर्टिफाई कर दो कि ये ऐसा है, गवर्नमेंट मान लेगा। तो पहले 3 साल तक तुम लेबर लॉ फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, इसका इंस्पेक्शन नहीं होगा तुम्हारा। तुम मोबाइल ऐप के थ्रू रजिस्ट्रेशन कर पाओगे, जो कि 2016 में लॉन्च हुआ था। गवर्नमेंट ने पोर्टल बना के रखा है, उस पर जाओ रजिस्ट्रेशन कर लो, रजिस्ट्रेशन इन 1 day मिलेगा तुमको। और सिंगल विंडो है, एक ही ऐप है जहां पे पूरा रजिस्ट्रेशन का काम हो जाएगा, अप्रूवल भी मिल जाएगा। इनकम टैक्स में फर्स्ट 3 years तक तुमको टैक्स नहीं लगेगा। गवर्नमेंट एक बोर्ड सेटअप करके रखा है जहां से तुमको हेल्प भी मिलेगा इनकम टैक्स का पूरा। पहले 3 साल तक कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा फॉर फर्स्ट 3 years। कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है और इनकम टैक्स क्या होता है? जो कमाई पे टैक्स है वो इनकम टैक्स है, नेट प्रॉफिट पे। और कैपिटल गेन टैक्स में कोई एसेट बेचे और उसमें गेन हो गया, कोई लैंड बेचे उस पर गेन हो गया, उस गेन पे भी पहला 3 साल टैक्स नहीं लगेगा। पहला 3 साल तक इनकम टैक्स नहीं, पहले 3 साल तक कैपिटल गेन टैक्स नहीं, सिंगल विंडो है रजिस्ट्रेशन का, और तुम्हारा पहला 3 साल तक लेबर लॉ में इंस्पेक्शन भी नहीं होगा। तुम्हारे लिए अलग से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है ना, अपने पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क ये सब लेते हैं, वो रजिस्ट्रेशन तुमको एकदम कम दाम में मिलेगा। मतलब तुम कोई प्रोडक्ट बनाए नया, कोई नया मेथड डेवलप कर उसके अपने नाम पे पेटेंट लेना चाहते हो, तो उसका 80% तक तुमको कॉस्ट में गवर्नमेंट छूट देगा, 80% फीस में रिबेट देगा। मतलब मान लो मैंने पेटेंट लेने का, उस पेटेंट का दाम 1 लाख रुपया है वैसे तो, मतलब रजिस्ट्रेशन फीस उस पेटेंट का 1 लाख रुपया है। अगर मैं स्टार्टअप बिजनेस के थ्रू जा रहा हूं तो गवर्नमेंट मुझे सिर्फ 20,000 में वो पेटेंट दे देगी, 80,000 एकदम माफ कर देगी सीधा सीधा। तो ये मेरा बेनिफिट है। इसके अलावा सर फंडिंग स्कीम फॉर स्टार्टअप, गवर्नमेंट ने फंड अरेंज किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अराउंड 10,000 crore फंड फॉर न्यू स्टार्टअप बिजनेस एंड 500 crore फॉर गारंटी स्कीम। मतलब गवर्नमेंट खुद 10,000 करोड़ रुपए सेपरेट रख रही है स्टार्टअप को लोन देने के लिए। और अगर तुम बैंक से पैसा लेते हो, तुम्हारे भी आप में बैंक गारंटी, बैंक को तो गारंटी चाहिए ना, तो गारंटी गवर्नमेंट देगी, वो भी 500 करोड़ तक का, टोटल 500 करोड़, तुम्हारे अकेले को नहीं। और इवन अब जापान से भी इसका इन्वेस्टमेंट आने लगा, जो कि $2 बिलियन तक पहुंच गया। तो मतलब अच्छा खासा फंड पड़ा है तुमको लोन देने के लिए। अब एक टॉपिक है यहाँ पे कि स्टार्टअप बिजनेस को कहां कहां से फंड मिल सकता है, उसका 10 ऑप्शंस बताओ। तो पहला तो बोला सेल्फ फंडिंग, मतलब तुम खुद अपने पास से पैसा लगा रहे हो स्टार्टअप बिजनेस में। दूसरा बोला क्राउड फंडिंग, मतलब तुम्हारे आसपास जो लोग हैं उनको तुम समझाओ और वो तुमको लोन दें या उधार में रॉ मटेरियल दे दें, या तुमसे माल लेने का बात करें और एडवांस पैसा दे जाएं तुमको। तो एक से ज्यादा इंसान से, क्राउड किसको बोलते हैं? एक से ज्यादा इंसान जो तुम्हारे आसपास है वहां से पैसा अरेंज करना। एक है एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर क्या होता है? जैसे एग्जांपल देता हूं, रतन टाटा ने स्टारबक्स में पैसा लगाया, तो रतन टाटा उस स्टारबक्स के लिए एंजल इन्वेस्टर हो गया। एंजल मतलब भगवान के घर से आए गए, एंजल्स फरिश्ते, वो तुम्हारे लिए फरिश्ता बन गया, तुम्हारे बिजनेस में पैसा लगाया। वो लोग जनरली तुम्हारे बिजनेस में पैसा लगाते हैं ऐसे, जैसे मैंने मुकेश अंबानी से बात किया, मान लो रतन टाटा से स्टारबक्स ने बात किया, या किसी ने भी किसी बड़े बिजनेसमैन से बात किया, और वो बड़ा बिजनेसमैन अपने प्राइवेट फंड से, रतन टाटा ने टाटा से पैसे नहीं लगाए तुम्हारे बिजनेस में, रतन टाटा के पास खुद का जो पैसा उससे लगवाए। ये अर्ली स्टेज नए नए बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए लोग पैसा देते हैं। हाँ, और तुम्हारे कंपनी का 30% शेयर खरीद लेंगे, अप टू 30%, तुम्हारे बिजनेस का अप टू 30% शेयर खरीद लेंगे। ये लोग रिस्क भी ज्यादा ले रहे हैं और तुमसे प्रॉफिट का परसेंटेज भी ज्यादा लेंगे। वेंचर कैपिटल क्या होता है? जो लोगों से पैसा अरेंज कर रहा है और नए बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं। क्राउड फंडिंग मतलब तुम खुद लोगों से पैसा अरेंज कर रहे हो। बट वेंचर कैपिटलिस्ट क्या हुआ?
ये लोग प्रोफेशनल्स हैं, ये लोगों से ह्यूज कैपिटल अरेंज करते हैं और जिस बिजनेस में ह्यूज पोटेंशियल है उनका शेयर्स खरीद के उनमें अपना पैसा लगा देते हैं। रेज मनी थ्रू बैंक लोन, ये तो तुम जानते ही हो, बैंक से लोन लेने का कोशिश करना, ये तो है ही हमेशा ऑलवेज। गेट बैंक लोन फ्रॉम एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, वो जो बैंक जैसा काम करते हैं लेकिन बैंक नहीं है, वो जो बैंक जैसा काम करते हैं लेकिन बैंक नहीं है, वो हो गए एनबीएफसी। जैसे तुम्हारा मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम गोल्ड लोन, चोलामंडलम, ऐसे बहुत सारे जो पैसा देते हैं। खुद गवर्नमेंट ने, मैंने अभी कहा था, ऊपर 10,000 करोड़ रुपया साइड में रख रखा है उनको लोन देने के लिए। स्टार्टअप बिजनेस में रजिस्टर्ड है उन लोगों को, यहां से भी फंड अरेंज होते हैं। अब सेंट्रल दो स्कीमें हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, एक स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम। सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम का 3 एग्जाम्पल है। एक है बैंक ऑफ आइडियाज ऑफ इनोवेशन, बैंक ऑफ आइडियाज एंड इनोवेटिव प्रोग्राम। गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम बना के रखा है जहां तुम नया नया इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाओ। ये बैंक ऑफ आइडियाज मतलब गवर्नमेंट ने जिनके पास इनोवेटिव आइडियाज है उनके लिए प्रोग्राम लॉन्च करके रखा है। इसका नाम ये प्रधानमंत्री माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, मुद्रा लोन भी बोल के रखा है। 10 लाख रुपया तक का लोन देते हैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को। सिडबी बोल के एक डिपार्टमेंट खोल के रखा है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, वो बिजनेस को लोन भी देती है और वहां पे प्रोफेशनल लोग हैं जो बिजनेस को एक्सपर्टाइज में हेल्प भी करते हैं। ऐसे स्टेट गवर्नमेंट की कुछ स्कीमों का एग्जांपल है, केरला स्टेट सेल्फ एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट मिशन, महाराष्ट्र सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, राजस्थान स्टार्टअप फेस्ट। ऐसे बहुत सारे हर एक स्टेट के अलग अलग है जो स्टार्टअप इंडिया के एक्शन प्लान में बनाने में मदद करेंगे, पैसा भी लगाएंगे, प्लान बनाने में भी हेल्प करेंगे, बहुत कुछ में मदद करेंगे। एक टॉपिक है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या है? नया वेंचर को जो लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं इनोवेटिव या पोटेंशियल क्रिएटिव मार्केट में, उनको लगता है कि हमने ये नया प्रोडक्ट बनाया है, नया मार्केट बनाया है या नया टाइप का कुछ मेथड लेकर आए हैं जिसको हम अपने नाम पे कॉपीराइट या पेटेंट या रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं। तो आपने कुछ अपने इंटेलिजेंस से प्रॉपर्टी बनाया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया आपने, कोई नया टाइप का मेथड डेवलप किया आपने, कोई नया टाइप का प्रोडक्ट डेवलप किया आपने। आप चाहते हो कि उसको प्रोटेक्शन मिले, कोई और कॉपी करके उसका एडवांटेज नहीं ले ले आपके इन्वेंशन का, तो इसी को रजिस्ट्रेशन करवाने को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बोलते हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट 2 कैटेगरी, 2 टाइप का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है, एक इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, एक होता है कॉपीराइट। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी का मतलब हो गया पेटेंट, जो आपने पेटेंट या ट्रेडमार्क लिया। पेटेंट हो गया कोई फॉर्मूला का या फिर कोई सॉफ्टवेयर का जो आपने डेवलप किया उस पर पेटेंट लेना। कोई डिजाइन डेवलप किया है, आपने कोई लोगो बनाया अपनी कंपनी का, कोई और उसको यूज नहीं कर ले। कॉपीराइट का मतलब हो गया कोई लिटरेचर या आर्टिस्टिक वर्क है, मैंने गाना लिखा है, मैंने किताब लिखी है, कोई और उसको कॉपी नहीं कर ले तो मैं अपने नाम पे रजिस्टर करवा लूं पहले ही उसको बोलते हैं कॉपीराइट। तो ये इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप में कॉपीराइट का क्या कहानी है? ये उनके लिए एक एसेट है, वही तो उनका एसेट है सबसे बड़ा। नए नए एंटरप्रेन्योर के पास तो ना तो लैंड है, ना बिल्डिंग है, ना मशीन है, ना फर्नीचर है बड़ी बड़ी। उनका मेन एसेट ही है उनका इनोवेटिव आइडिया या मेथड या कोई टेक्नोलॉजी। तो लोग चाहते हैं कि उसको उनका मार्केट वैल्यू मिले, मतलब कोई और कॉपी करके उसको यूज नहीं कर ले। तो गवर्नमेंट बोलता है तुम उसको अपने नाम पे रजिस्टर कर लो। तुमको दिखाना पड़ेगा कि तुमने जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसी को इतना डेवलप किया है कि वो तुम्हारा बन गया है, उसका नया डेवलपमेंट वाला जो फॉर्मेट है वो तुम्हारा है। तो आज के डेट में एक रिसर्च बताता है मोर देन 25% पेटेंट एंड टेकन बाय न्यू अपकमिंग एंटरप्रेन्योर। इंडिया में जितने भी नए पेटेंट के रजिस्ट्रेशन होते हैं 25% से ज्यादा नए बिजनेसमैन ने लिए। ये एक टाइप का इनटेंजिबल एसेट क्रिएट हो जाता है। पेटेंट, गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क 3 टाइप का है। ये रहा कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क। कॉपीराइट हो गया कोई राइट टू कॉपी द वर्क ऑफ एनी लिटरेचर और आर्ट। मैंने कोई ड्रामा लिखा है, मैंने कोई स्टोरी लिखी है, मैंने कोई नॉवेल लिखा है, मैंने कोई पोएम लिखा है, मैंने कोई बुक लिखी है, उसको जब रजिस्टर करता हूँ वो हो गया कॉपीराइट। मतलब मेरा राइट को कोई और कॉपी नहीं कर पाएगा। वैसे ही पेटेंट हो गया जब मैंने कोई नया फॉर्मूला, नया कोई इन्वेंशन लेकर आया।
पहली बार जैसे किसी ने रेफ्रिजरेटर लॉन्च किया तो उसने अपने नाम पे पेटेंट ले लिया होगा, क्योंकि वो एक नया टाइप का प्रोडक्ट था दुनिया में। जैसे बंगाल को रसगुल्ला के ऊपर पेटेंट मिला हुआ है। ट्रेडमार्क मतलब कोई ब्रांड नेम या लोगो, वो वॉक्सवैगन का W, वो नाइकी का टिक मार्क वाला साइन, उन सबको जब रजिस्ट्रेशन करते हैं। एप्पल नेम, ये देखो नाइकी का टिक मार्क वाला साइन, एप्पल का नाम या एप्पल का वो लोगो, वो एक बाइट खाया हुआ सेव, ये सबको जब रजिस्ट्रेशन कराएं दैट इज ट्रेडमार्क। अब लास्ट टॉपिक की तरफ आते हैं कि ये स्मॉल बिजनेस क्या है, इंडिया में स्मॉल बिजनेस का डेफिनेशन क्या है, जिनको गवर्नमेंट हेल्प करेगा। अब 2 टॉपिक बचे हैं पढ़ने के लिए और चैप्टर खत्म। कि स्मॉल बिजनेस किसको माना और गवर्नमेंट ने उनकी हेल्प के लिए क्या रूल बनाया। तो गवर्नमेंट पहला बात तो कहती है, एक तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951 है जो इसके लिए लॉ है। वहां पे लिखा है इन एंटरप्राइज विच इज एम्प्लॉयड नॉट मोर देन 50% वेर यूजिंग पावर एंड 100 नॉट यूजिंग पावर विथ कैपिटल एसेट नॉट एक्सीडिंग 5 लाख। आपके यहाँ अगर 50 से कम लोग हैं, आपके यहाँ पे काम कैसे होता है, विथ पावर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से आपके यहाँ प्रोडक्शन होता है, और आपके यहाँ 50 से कम लोग हैं और आपका एसेट का वैल्यू 5 लाख से कम है, कैपिटल एसेट का वैल्यू, तो आप क्या कहलाओगे, स्मॉल बिजनेस। या फिर आपके यहाँ 100 से कम लोग हैं और आपके यहाँ पे विदाउट पावर प्रोडक्शन होता है, तो विदाउट पावर में 100 लोगों का लिमिट है, विद पावर में 50 लोगों का लिमिट है, और कैपिटल का लिमिट दोनों के लिए सेम है। लेटर ऑन इस लॉ को बहुत बदला गया और अब लेटेस्ट डेफिनेशन के हिसाब से अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो, देखो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। MSME एक्ट 2020 है इंडिया में आज की डेट में, उसमें क्या लिखा हुआ है, 3 कैटेगरी में डिवाइड है स्मॉल बिजनेस, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। माइक्रो बिजनेस किसको बोला, जिसका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के हो और इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी आपका अप टू 1 करोड़ है, मैंने सारा इन्वेस्टमेंट नहीं कहा, लैंड बिल्डिंग सब कुछ नहीं कहा, सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी का, 1 करोड़ तक है तो आप माइक्रो, 1 करोड़ से ज्यादा लेकिन 10 करोड़ तक है तो आप स्मॉल हो, और 10 करोड़ से ज्यादा लेकिन 20 करोड़ तक है तो आप मीडियम हो, और अगर 20 करोड़ के ऊपर है तो आप लार्ज हो। गवर्नमेंट लार्ज को हेल्प करने के लिए नहीं रख रही है यहाँ पे, इसलिए केवल MSME एक्ट है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एक्ट, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम डेवलपमेंट एक्ट। और यही आप सर्विस सेक्टर में हो तो सर अप टू 5 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट। देखो सर्विस सेक्टर में प्लांट एंड मशीनरी नहीं होता, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सब इक्विपमेंट होते हैं। अप टू 5 करोड़ इन्वेस्टमेंट है तो आप माइक्रो, 5 करोड़ से ज्यादा लेकिन 50 करोड़ तक है तो आप स्मॉल हो, और 50 करोड़ से ज्यादा लेकिन 100 करोड़ तक है तो आप मीडियम हो, अगर उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है तो आप लार्ज हो। तो ये 3 कैटेगरी में पढ़ाया गया, डिवाइड किया गया। अब आया ये इनका ये रोल क्या है, स्मॉल बिजनेस को गवर्नमेंट इतना क्यों इंपॉर्टेंट दे रही है, क्यों इतना MSME का रूल बना रही है, इतना हेल्पिंग पॉइंट्स ला रही है। क्योंकि सबसे ज्यादा देश में आउटपुट जनरेशन ये लोग करते हैं। इंडिया का 45% एक्सपोर्ट MSME से होता है। बड़े बड़े बिजनेस है ही कितने, आप अंगुलियों में गिन सकते हो, उतने ही तो है। ये लोग सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, ये लोग सबसे ज्यादा बैकवर्ड एरिया को डेवलप करते हैं, क्योंकि हर बैकवर्ड एरिया में लार्ज बिजनेस तो नहीं है, तो ये MSME बिजनेस ही है जो हेल्प करते हैं। इससे ये लोग बहुत सारे वेराइटी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो पब्लिक को चॉइस मिलता है बहुत सारा, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, ये सब टाइप के प्रोडक्ट आते हैं। सबको एंटरप्रेन्योरशिप, छोटे छोटे लोगों को भी बिजनेसमैन बनने का मौका मिलता है, एंटरप्रेन्योर बनने का मौका। और ये लोग लो कॉस्ट में प्रोडक्शन करते हैं तो इनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कम होता है, और लोकल रिसोर्सेज को यूज करते हैं तो उसका भी डेवलपमेंट होता है। तो इनका इंडिया में क्या रोल है, सेम बात, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन डेवलप करते हैं, आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव वर्क को अपॉर्चुनिटी देते हैं, रूरल डेवलपमेंट होता है, लोकल रिसोर्स का ज्यादा यूज होता है इसमें, तो उनको भी डेवलपमेंट होने का मौका मिलता है। तो गवर्नमेंट ने इनके लिए क्या इंसेंटिव्स लाए, गवर्नमेंट ने 2 काम किया। इनको हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाए, 2 टॉपिक से पढ़ोगे इसमें। गवर्नमेंट ने इनको हेल्प करने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाए और गवर्नमेंट ने इनको हेल्प करने के लिए कुछ इंसेंटिव्स भी दिए। वही जो स्टार्टअप में तुमने पढ़ा है ना, वही सब, टैक्स कम कर दिया या 3 साल तक टैक्स नहीं। तो पहले तो इंस्टीट्यूशन क्या बनाया, आपको 2 मेन इंस्टीट्यूशन पढ़ना है। एक है नेशनल स्मॉल एंड इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, ये 1955 में बनाया गया था।
स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने और डेवलप करने के लिए। ये लोग आपको मशीन इंपोर्ट करने में हेल्प करेंगे, रॉ मटेरियल लाके देने में हेल्प करते हैं ये डिपार्टमेंट, एक्सपोर्ट करने में मदद करते हैं छोटे छोटे बिजनेस को, आपको मॉनिटरिंग, आपको बिजनेस को मॉनिटर करते हैं, मेंटर करते हैं आपको, और एडवाइस भी देते हैं आपको टेक्नोलॉजी में हेल्प करते हैं, आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करने में हेल्प करते हैं, पेटेंट लेने में हेल्प करते हैं, आपको रेटिंग्स देते हैं आपके बिजनेस को, स्टार्स, क्रेडिट रेटिंग, ताकि आपके बिजनेस को दूसरे लोग भी लोन दे सके इजीली। ये डिपार्टमेंट लोन भी प्रोवाइड करता है छोटे छोटे बिजनेस को, मतलब फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड जिनका अच्छा है उनको लोन भी देता है, और आपका फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करने में भी हेल्प करता है आपको। वैसे ये तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, देखो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर, ये हो गया स्टेट गवर्नमेंट का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर डिस्ट्रिक्ट पे एक डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर खुला हुआ है, सेम मदद करता है। ये आपको लोन अरेंज करने में हेल्प करेगा, आपको रिपोर्ट बना के देगा ये बिजनेस करने लायक है कि नहीं, आप समझ नहीं पा रहे, आपके पास एक आइडिया है लेकिन क्या ये आइडिया डेवलप हो सकता है, इस पर काम करने लायक है, तो आपको आइडिया देगा, चेक करके देगा, एनालिसिस करके देगा। रूरल एरिया को हेल्प करता है बिजनेस करने में, स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट करता है। इनका मेन फोकस पॉइंट होता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इकोनॉमिकल ग्रोथ आए। रूरल एरिया, बैकवर्ड एरिया में डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने इंसेंटिव्स क्या दिया है, तो बैकवर्ड एरिया में आपको सस्ते दाम पे जमीन दिलवाएगा गवर्नमेंट, आपको फ्री रेट पे या 50% रेट पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाएगा आपके फैक्ट्रीज को गवर्नमेंट, आपको 50% रेट पे वाटर सप्लाई करवाएगा गवर्नमेंट फर्स्ट 5 इयर्स तक। आपको जीएसटी, अगर 40 लाख का टर्नओवर तक आपका, तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, विदाउट जीएसटी आप काम करो। रॉ मटेरियल अवेलेबल करवाने में आपको मदद करेगा गवर्नमेंट, और आपको फाइनेंस भी देगा। मैंने कहा था 10 से 15% सब्सिडी देगा आपको इंटरेस्ट पे, मतलब लोन पे अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट कम कर देगा गवर्नमेंट आपका, छूट दे के, सब्सिडी दे के। तो ये सब गवर्नमेंट हेल्प करता है। ये आपका चैप्टर है स्मॉल बिजनेस।